नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे 1 अक्टूबर की करंट अफेयर। हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इसमें आपकी कवर हो रही है और जितना भी आपको करवाया जा रहा है एग्ज़ाम में उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आज हम देखते हैं 1 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। 1 अक्टूबर 2021 वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 संयुक्त राष्ट्र की 76वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 31वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। जो वर्ष 2021 में जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी 76वीं एनिवर्सरी है और जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है उसकी 31वीं एनिवर्सरी है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का अवसर है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं। कोई भी वृद्ध व्यक्ति है जो समाज के लिए योगदान देता है और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। जैसे जैसे दुनिया में उम्र बढ़ती है और उनके बारे में उनको क्या अवसर प्रदान होते हैं, क्या चुनौतियां मिलती है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। और जो 2021 का हमारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाएगा उसकी थीम थी सभी उम्र के लिए डिजिटल समानता। जो डिजिटल समानता वो सभी उम्र के लिए होनी चाहिए। आगे हमारा एनपीसीआई का यस बैंक के साथ समझौता। जो एनपीसीआई है उसका यस बैंक के साथ एक समझौता हुआ है। रुपे ऑन दी गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन मुख्य रूप से वेयरेबल भुगतान समाधान है जिसे ग्राहकों को हर दिन पहनने वाले एसेसरीज से छोटे और बड़े मूल्य के लेन देन करने के सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। समाधान एक भौतिक कार्ड ले जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। इससे क्या होगा, हम कोई भी भौतिकल फिजिकली कार्ड ले जाते हैं उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और ग्राहकों को खुदरा दुकानों पर रुपए पे संपर्क रहित सक्षम पीओएस का समाधान उपयोग कर सकते हैं। वो रुपए पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना पिन की आवश्यकता के 5,000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं और बिना पिन के वो 5,000 रुपये तक का भुगतान भी इसमें कर सकते हैं। समाधान एक सरल टैप पे गो तंत्र पर आधारित है। जो ये समाधान है ये क्या है, एक टैप पे गो तंत्र पर आधारित है। आगे हमारा इसे फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर नेकरोड और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर सेसाई के सहयोग से लॉन्च किया है। इन दोनों ने मिलकर इनको लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? सेसाई के सहयोग से। आगे हमारा केंद्र सरकार मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण रखा। केंद्र सरकार है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना रख दिया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख स्कूल कार्यक्रम मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया है। पीएम पोषण अब प्री प्राइमरी छात्रों को भी कवर करेगा। पहले इसमें प्री प्राइमरी छात्र नहीं आते थे, अब प्री प्राइमरी छात्र भी इसके अंतर्गत आएंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने केंद्र सरकार से 54,061.73 करोड़ के वित्तीय प्रयवी के साथ साथ 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। आगे के लिए जो स्कूलों में पीएम पोषण की जो राष्ट्रीय योजना है इसको आगे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा। जो दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन है उसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा हुई है। दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है। इस अवार्ड को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार।
इस अवार्ड की स्थापना ओले वन उल एक्सकुल ने की थी, जो राइट लाइवलीहुड के कार्यकारी निदेशक है। जो राइट लाइवलीहुड है उसके कार्यकारी निदेशक कौन है? ओले वान ऊ एक्सकुल, और इसी ने इस अवार्ड की स्थापना की थी। आगे हमारा हरियाणा 21 से 27 अक्टूबर 2021 तक होने वाली एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। जो एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसका 5वां संस्करण हरियाणा में होगा। कब होगा? 21 से 27 अक्टूबर। एलिट वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 5वां संस्करण 21 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच हरियाणा के हिसार में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा? हिसार के अंदर। इसका आयोजन कोविड 19 महामारी के कारण 1 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद चैंपियनशिप की वापसी को चिन्हित करेगा। 1 वर्ष के अंतराल के बाद इसका आयोजन हो रहा है, क्योंकि कोविड के कारण पिछले वर्ष इसका आयोजन नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में संशोधित 12 भार वर्गों के अनुसार खेला जाएगा। इसमें 12 वेट कैटेगरी में मुक्केबाजी जो बॉक्सिंग है उसके गेम होंगे, जिसमें 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 60 किलोग्राम आदि शामिल है। आगे देखते हम। लोकसभा अध्यक्ष निधि 2.0 योजना शुरू की। जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने निधि 2.0 योजना शुरू की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2021 में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया। आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस क्या है? ये निधि 2.0 है, जो जितने भी अतिथि आते हैं आतिथ्य उद्योग का एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस है। निधि 2.0 डेटाबेस में न केवल आवास इकाइयों बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, अन्य लोगों को भी शामिल करके अधिक समावेशिता होगी। निधि योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटीकरण की सुविधा और आतिथ्य और पर्यटन के क्षेत्र के व्यवसाय के करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। सभी आवास इकाइयों को आतिथ्य उद्योग का हिस्सा बनाने के लिए मंच पर खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करके इस अवसर को एक भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है उसने इसको एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसका एक भाग मानना है, और द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी इस पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो सस्टेनेबिलिटी पहल है उसको भी सक्रिय करने के लिए इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। आगे हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एल्डर लाइन लॉन्च की। जो हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसने एक एल्डर लाइन लॉन्च की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंडिया की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन है, जिसका टोल फ्री नंबर है 114-567। मंच वरिष्ठ नागरिकों को अपनी चिंताओं को जोड़ने और उनसे साझा करने, उन समस्याओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन करने की अनुमति देगा जिनका वे दिन प्रतिदिन के आधार पर सामना करते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक है उनको दिन प्रतिदिन क्या क्या समस्याएं आती है उनका समाधान से ये संबंधित है। यह पेंशन के मुद्दों, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन प्रदान करेगा, भावनात्मक समर्थन का विस्तार करेगा, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार के मामलों में मैदान पर हस्तक्षेप करेगा, और जो बेघर बुजुर्ग है उनको भी ये बचाएगा। टाटा ट्रस्ट और एनएसआई फाउंडेशन एल्डर लाइन के तकनीकी भागीदार है। इसके तकनीकी भागीदार कौन है? टाटा ट्रस्ट और एनएसआई फाउंडेशन। आगे हमारा मुकेश अंबानी
IIFL हरून इंडिया की रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति है। जो IIFL इंडिया हरून इंडिया की रिच लिस्ट आई है उसके अनुसार मुकेश अंबानी है इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। IIFL हरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 30 सितंबर 2021 को जारी की गई। मुकेश अंबानी 7.1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लगातार 10वें वर्ष सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद आते हैं गौतम अडानी। HCL टेक के शिव नादर तीसरी रैंक पर बने हैं, जबकि SP हिंदुजा एंड फैमिली 2 पायदान नीचे चौथे स्थान पर आ गई है। गोदरेज की तीसरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी समित्रा कृष्णा भारत की सबसे अमीर महिला है। जो गोदरेज कंपनी की मालिक है, उत्तराधिकारी है समिता कृष्णा, वो भारत की सबसे अमीर महिला और सूची में इसका 40वां स्थान है। सबसे कम उम्र में व्यक्ति भारत पे संस्थापक 23 वर्षीय शास्तव नाकरानी है। और जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो इस लिस्ट में है वे है भारत पे के संस्थापक 23 वर्षीय शाश्वत नाकरानी। आगे हमारा नजला बोडेन रोमदाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जो ट्यूनीशिया एक देश है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नजला बोडेन रोमदाने। नजला बोडेन रोमदाने हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वे वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में भूविज्ञान की प्रोफेसर है। जो नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर है उसमें वे भूविज्ञान की प्रोफेसर है। उनका जन्म 1958 में ट्यूनीशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। आगे हमारा नरेंद्र मोदी जयपुर में CIPT का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने जयपुर में CIPT का उद्घाटन किया। CIPT क्या है? हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया 30 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। CIPT की स्थापना राजस्थान सरकार के सहयोग से रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। कौन से मंत्रालय द्वारा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। इन मेडिकल कॉलेजों को जिला रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में कम सेवित, पिछड़े एवं आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है। योजना में 3 चरणों के तहत देश भर में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। जो योजना है इसके अंदर पूरे देश में 157 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और 3 चरणों में ये योजना लागू होगी। आगे हमारा MSME मंत्री नारायण राणे इंडिया एक्सपोर्ट 2021 का पोर्टल लॉन्च किया। जो इंडिया एक्सपोर्ट 2021 का पोर्टल किसने लॉन्च किया है? MSME मंत्री नारायण राणे ने। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 29 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल ऑफ द इंडिया SME फोरम का वस्तुतः उद्घाटन किया। किसने? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। इंडिया एक्सपोर्ट का लक्ष्य मौजूदा टैरिफ में अप्रयुक्त निर्यात अक्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से MSME को मुफ्त में निर्दिष्ट करना है। इसमें एक इन्फो पोर्टल भी है जो भारतीय MSEM द्वारा निर्यात के लिए ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करेगा। इसमें एक इन्फो पोर्टल है जो भारत के जितने भी MSME द्वारा निर्यात के लिए जो ज्ञान है उसके आधार पर कार्य करेगा। आगे हमारा रणवीर सिंह भारत के NBA के ब्रांड एम्बेसडर बने। जो NBA है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बना है? रणवीर सिंह को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। वह 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ में ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत के लीग के प्रोफाइल को आगे बढ़ाने में मदद करने के साथ NBA के साथ काम करेंगे। भारत में जितने भी बास्केटबॉल के लीग मुकाबले होते हैं उनको आगे बढ़ाने में NBA के साथ मिलकर काम करेंगे। कौन? रणवीर सिंह।
2021-22 सीजन के लिए सीए ने कई पहलों में भाग लेंगे, जो कई लीग होगी उनमें भाग लेंगे, जिन्हें एनबीए इंडिया और उनके व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शित किया जाएगा। आगे है ज्योति देशपांडे वाइकम 18 की सीईओ बनी। जो वाइकम 18 है उसकी सीईओ कौन बनी है? ज्योति देशपांडे। वाइकम 18 ने तत्काल प्रभाव से ज्योति देशपांडे को अपना सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। वह पहले से ही नेटवर्क 18 और निवेश कंपनियों बालाजी टेलीफिल्म्स और सावन मीडिया के बोर्ड में सेवारत है। वाइकम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड टीवी 18 यूएस आधारित वाइकॉम इंक के बीच एक संयुक्त उद्यम है। मूवी स्टूडियो के अलावा यह कुछ टेलीविज़न चैनलों और एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म वूट की मालिक है। जो एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म है वूट, उसकी मालिक भी है। कौन? जो ये वाइकॉम 18 है ये। आगे हमारा विश्व समुद्री दिवस 2021। 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाएगा। हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह हर साल दिन विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल तरीके से वाणिज्यिक समुद्री परिवहन करने के लिए मनाया जाता है। और ये साल का 44 ये अब तक का इस साल का 44वां विश्व समुद्री दिवस था। 2021 का वो 44वां था, जिसका विषय था नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो 2021 का हमारा विश्व समुद्री दिवस था उसकी थीम थी नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। इस वर्ष का विश्व व्यापार में नाविकों को महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता और उनकी दक्षता को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है। आगे हमारा ईआर शेख ने आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक का कार्यभार संभाला। जो ईआर शेख है उनको आयुष निदेशालय है उसका पहला महानिदेशक बनाया गया है। वरिष्ठ अधिकारी ईआर शेख ने गुरुवार को आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक का कार्यभार संभाला। आयुध फैक्ट्री बोर्ड के स्थान पर यह एक नया संस्थान बना है। पहले यहाँ था आयुध फैक्ट्री बोर्ड, अब आयुध फैक्ट्री बोर्ड के स्थान पर इसको बनाया गया है। भारतीय आयुध फैक्ट्री सेवा में 1984 बैच के अधिकारी, जो 1984 बैच के आईएएस अधिकारी है ईआर शेख ने विभिन्न आयुध फैक्ट्रियों में सेवाएं दी है। वारा गांव में छोटे हथियार एवं गोला बारूद निर्माण के लिए आधुनिक उत्पादन लाइन बनाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ईआर शेख को आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक का पदभार संभाला। ओएफबी के स्थान पर इस संस्थान का नया गठन किया गया है। ओएफबी शुक्रवार को भंग हो जाएगा। इसकी संपत्तियां, कर्मचारी एवं प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र के 7 नवगठित रक्षा उपक्रमों में स्थानांतरित हो जाएंगे। जो ओएफबी है उसको शुक्रवार को भंग कर दिया गया है और इसकी जितनी भी संपत्तियां और कर्मचारी थे सभी को 7 जो नवगठित रक्षा उपक्रम है उनमें ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे हमारा अशोक गुप्ता को एनएफआरए का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला। जो अशोक गुप्ता है उसको राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एनएफआरए के अध्यक्ष आर श्रीधरन 3 साल तक पद पर रहने के बाद शुक्रवार को पद छोड़ दिया। इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो 3 साल तक पद पर रहे और गुरुवार को उन्होंने पद छोड़ दिया था। कारपोरेट मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता को 1 अक्टूबर से 3 महीने के लिए एनएफआरए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसको 3 महीने के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया है। आगे हमारा फेसबुक ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। जो फेसबुक है उसने भारत में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम। फेसबुक ने गुरुवार को भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन
इनेबलमेंट प्रोग्राम शुरू किया ताकि कंटेंट क्रिएटर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सीखने, कमाने और अपने समुदाय को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। ये थे आज के हमारे 1 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इससे अगली क्लास में हम 2 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योरिटी है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।